नमस्कार, क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। आज हमारे पास टॉपिक है हाउ टू अंडरस्टैंड इलिंगन डायग्राम। कई बार बच्चे इलिंगन डायग्राम को ढंग से समझ नहीं पाते हैं, उसके कंसेप्ट को पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए इलिंगन डायग्राम से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे कि इलिंगन डायग्राम को कैसे समझा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यह समझना है कि इलिंगन डायग्राम किन चीजों के बीच में बनता है। इलिंगन डायग्राम डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट होता है। डेल्टा जी को हम गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। डेल्टा जी के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में काफी डिटेल से दिया गया है। अगर आपको इलिंगन डायग्राम को समझना है तो आपको इन 4 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आपने इन 4 क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया तो आपको इलिंगन डायग्राम समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई दीज लाइंस आर प्लॉटेड इन सच ए मैनर। इलिंगन डायग्राम में कुछ लाइंस ड्रॉ हो रखी है, कुछ ऊपर से नीचे आ रही है, कुछ नीचे से ऊपर जा रही है, कोई बेंट है, कोई स्ट्रेट है। ऐसा क्यों होता है। दूसरा क्वेश्चन, यहां पर लाइन कुछ स्ट्रेट लाइन है, कुछ बेंट लाइन है, जैसा मैंने पहले आपको कहा था। ऐसा क्यों होता है। तीसरा क्वेश्चन है, कुछ लाइन एक दूसरी लाइन को क्रॉस कर रही है, ऐसा क्यों होता है। और कुछ लाइन ऊपर है और कुछ लाइन नीचे है, इसको हमने नीचे क्यों नहीं लिखा, इसको हमने ऊपर क्यों नहीं लिखा। तो इन सवालों के जवाब अगर आपको मिल गए तो आपको इलिंगन डायग्राम समझ में आ जाएगा। तो चलिए वन बाय वन हम सारे सवालों के जवाब देते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी को निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहां पर डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, टी टेम्परेचर और डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज या रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए बच्चों, जब भी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होती है, तो उस रिएक्शन का डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होगी अगर उसका गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगा। अब इस रिएक्शन के हिसाब से हमें डेल्टा जी को अगर नेगेटिव रखना है तो टी डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा डेल्टा एच से ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। यानी किसी भी टेम्परेचर पर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव तब होगी जब एंट्रोपी चेंज एंथैल्पी चेंज से ज्यादा होगा। अब बात करते हैं कि यहां पर कुछ लाइन ऊपर, कुछ लाइन नीचे, कुछ लाइन स्ट्रेट क्यों है। अब देखिए बच्चों, यहां पर डेल्टा जी की जितनी भी वैल्यू दे रखी है सारी नेगेटिव है। जितना नीचे जाएंगे डेल्टा जी उतना ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा, जितना ऊपर जाएंगे डेल्टा जी उतना ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा। यहां पर एंट्रोपी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेल्टा जी की वैल्यू को पता करने में। जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। इलिंगन डायग्राम मेटल के ऑक्सीडेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। आप देखो MgO2 MgO, Al के साथ O, Al2O3। तो यहां पर मेटल एंड नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करके ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो एक गैसियस रिएक्टेंट है, जबकि राइट हैंड साइड हम देखते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड सॉलिड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट टू राइट जाने से एंट्रोपी कम हो रही है या रैंडमनेस कम हो रही है। अगर रैंडमनेस कम होगी तो बच्चों डेल्टा जी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कम नेगेटिव होती जाएगी। तो जब ये कम नेगेटिव होता जाएगा तो आपको जो प्लॉट मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, क्योंकि नीचे मोर नेगेटिव है और ऊपर कम नेगेटिव है। तो यहां पर देख लीजिए, ये देखो सारी लाइनें जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी जब रैंडमनेस कम होगी तो गिब्स फ्री एनर्जी मोर नेगेटिव से कम नेगेटिव होगी, इसीलिए लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ हो गई है। लेकिन हम इस लाइन की बात करते हैं जो C+O2 की लाइन है। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट में जितने गैसेस प्रोडक्ट है उतने ही प्रोडक्ट में भी हैं।
तो यहां पर एंट्रोपी चेंज दोनों साइड बराबर हो रहा है, यानी डेल्टा जी की वैल्यू जो जितनी नेगेटिव पहले होगी बाद में भी उतनी नेगेटिव होगी, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन आया। तीसरी चीज, यहां पर सी और CO की लाइन नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये हुआ कि गैसियस प्रोडक्ट में एंट्रोपी ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में एक O है जबकि गैसियस में 2 मोल है, तो एंट्रोपी बढ़ने से डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसीलिए ये लाइन ऊपर से और नीचे की तरफ ड्रॉ हुई है। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा है सम आर स्ट्रेट लाइन एंड सम आर बेंट। यहां पर ये वाली mg वाली लाइन बेंट हो रही है यहां पर इस पॉइंट पर, जबकि ये स्ट्रेट है। Zn वाली लाइन यहां पर बेंट हो रही है और आयरन वाली लाइन यहां पर बेंट हो रही है जहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन है। देखिए बच्चों, जब कोई लाइन बेंट होती है तो वो चेंज इन फेज को रिप्रेजेंट करता है। जहां पर वो बेंट हो रहा है, जिस पॉइंट पर वो बेंट हो रहा है, इसका मतलब वहां पर फेज चेंज हो रहा है, या तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं mg की बात करूं तो mg के इस पॉइंट को अगर मैं नीचे प्लॉट करूं तो यहां पर एक टेम्परेचर की वैल्यू आएगी, तो ये mg के बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहां तक mg सॉलिड है और उसके ऊपर mg लिक्विड बन जा रहा है, तो mg का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है लगभग 1091 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पर 1091 डिग्री सेंटीग्रेड आने वाला है। वहीं अगर मैं जिंक की बात करूं तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये बेंट हो रहा है वो भी जिंक के बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग 907 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहीं अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन का ये जो बेंट वाला पॉइंट है ये इसके मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप नीचे टेम्परेचर की तरफ इसको प्लॉट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जहां पर बेंट हो रहा है फेज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और फॉर्मूला है जो डेल्टा जी को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा जी इक्वल टू -NF E नॉट सेल। यहां पर E नॉट सेल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमें डेल्टा जी को नेगेटिव रखना है तो हमें डेल्टा E नॉट सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। जितना ज्यादा ये पॉजिटिव होगा उतना डेल्टा जी नेगेटिव होगा। अब देखिए यहां पर mg है, तो mg के लिए E नॉट सेल की वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, इसीलिए इसका डेल्टा जी सबसे ज्यादा नेगेटिव है। अगर हम Al की बात करें तो Al के लिए डेल्टा जी mg से कम नेगेटिव है, इसका मतलब इसकी E नॉट सेल की वैल्यू कम पॉजिटिव है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। तो ये जो लाइन यहां पर ऊपर नीचे रखी गई है ये इनके E नॉट सेल को रिप्रेजेंट करती है, जिसका E नॉट सेल जितना ज्यादा पॉजिटिव वो ग्राफ में उतना नीचे आएगा। इसका मतलब mg ज्यादा पॉजिटिव, Al उससे कम पॉजिटिव, Zn उससे कम पॉजिटिव, फिर आगे CO, फिर Fe, इस तरह से। तो किसी भी मेटल या उसके ऑक्साइड को नीचे रखने का मतलब है उसका E नॉट सेल उतना ज्यादा पॉजिटिव है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अभी देना बाकी है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है कि यहां पर क्रॉसिंग का क्या मतलब है। तो जो इलिंगन डायग्राम है वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को किस टेम्परेचर पर रिड्यूस कर देगा। अब जैसा हमने कहा था कि अगर E नॉट सेल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर E नॉट सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो ये नेगेटिव हो जाता है। तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, यानी जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ये उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बोलने का मतलब यह है कि जिसका डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस ग्राफ में जिसकी लाइन नीचे है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी लाइन ऊपर है वो उससे बुरा रिड्यूसिंग एजेंट है।
इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी लाइन हमने नीचे ड्रॉ की है वो ऊपर वाले एलिमेंट को आसानी से रिड्यूस कर देगा। अब यहां पर समझते हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट के नीचे एक टेम्परेचर आएगा जो लगभग 1300 के करीब आएगा। तो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे Mg एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर देगा, लेकिन 1300 सेंटीग्रेड के ऊपर एल्यूमिनियम की लाइन नीचे आ गई और Mg की लाइन ऊपर चली गई। मतलब इस टेम्परेचर के बाद एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को आसानी से रिड्यूस कर देगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो ये था हमारे पास इलिंगन डायग्राम। थैंक यू वेरी मच।